चले बेटा क्या करते हैं। एमएफए के अंदर लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन हैंडआउट का कंप्लीट किया था, जहां पर हमने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बनाना सीखा था। और उस क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट थी, दोनों को सेल करके हमें प्रॉफिट आ रहा था। फिर उसी क्लास में थोड़ा सा टाइम बच गया था अस्सलाम, तो हमने बातचीत करी थी कैश बजट पे कि हमारा अगला टारगेट कैश का बजट होगा। कैश बजट फ्यूचर की फोरकास्टिंग, जो हमें कैश की पोजीशन बताता है। अगर कैश बजट आपको ये बता रहा है कि आने वाले पीरियड में सरप्लस कैश बचा हुआ होगा, तो आप अभी से प्लानिंग शुरू कर दो कि वो कैश आपके पास कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। और अगर आपको कैश की शॉर्टेज नजर आ रही है, तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दो उस शॉर्टेज को कैसे ओवरकम करोगे। अब अगर कैश बजट बनता है तो अमूमन इसका भी कोई ना कोई सर फॉर्मेट तो होता होगा। कैश बजट अमूमन मंथली बनता है, क्योंकि कैश एक ऐसी चीज है जिसकी पोजीशन एक एक साल के बाद मालूम करना इतना मुनासिब नहीं है। यानी इस तरह से मजाक में समझो, आप जब भी सुबह घर से निकलते हो, अमूमन ये देख के निकलते हो कि हमारे पॉकेट में कितने पैसे रखे हुए हैं। अगर मुनासिब लगते हैं तो आप मजीद पैसे नहीं मांगते घर वालों से, और अगर कम लगते हैं आप और लेके निकलते हो। लेकिन क्या है, रोज देख के निकलते हो। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में कैश हर वक्त चाहिए। ये नहीं कह सकते यार एक साल का लमसम बजट बना दो, आज से एक साल बाद कितना कैश बचा हुआ होगा। नो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैंने कैश बजट एक एक दिन का भी बनते हुए देखा है। लोग एक एक दिन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक एक दिन की प्लानिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे पास मंथली कैश बजट बनाने के लिए आता है। चलो मान लो हम भी मंथ वाइज कैश बजट बनाने जा रहे हैं। पहले रफली देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होगा। हम एक क्वार्टर का कैश बजट बना रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैश बजट में दो साइड होती है। एक साइड कहलाती है इनफ्लो साइड, जिसे हम रिसीट साइड भी कहते हैं। इनफ्लो साइड खाली हमें यह बताएगी आने वाले बजटेड पीरियड में कहां कहां से कैश आने की उम्मीद है। अगर आपका कोई नया बिजनेस शुरू होने जा रहा है या चलता हुआ बिजनेस मजीद कैपिटल डालने वाला है, तो आपकी एक सोर्स कैपिटल बन सकती है। कैपिटल रेगुलर सोर्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है हर महीने कुछ ना कुछ कैपिटल डलता ही रहता है। फिर कंपनी सेल करती है कैश पे। कैश सेल करके हर महीने कुछ ना कुछ कैश आपके पास आएगा, वो आप ले लो। फिर आप क्रेडिट सेल भी करोगे, कुछ ना कुछ कैश डेटर से भी आपके पास आएगा। यही मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटर और क्रेडिटर की बात करते हैं, तो फिर कंपनी के बारे में हमें कोई पॉलिसी एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर आप ये बोलते हो डेटर एक ना एक दिन पैसे दे देगा, तो भाई भी मैं कैश बजट में उसको कहाँ लिखूं। डेटर का कैश जनवरी में आएगा या फरवरी में आएगा, तो इसके लिए एक पॉलिसी दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 30 डेज का क्रेडिट देते हैं, ठीक है, 30 डेज बाद पैसे आ जाएंगे। हम इस तरह सेल करते हैं, 50% कैश हमें उसी महीने चाहिए, 30% कैश अगले महीने चाहिए, 20% कैश उसके अगले महीने चाहिए। फिर आप एज्यूम करो कि आप जितने भी कस्टमर को सेल कर रहा हो इसी पॉलिसी के तहत कर रहा हो, ताकि आप थोड़ा अंदाजा लगा सको कि कौन सा कस्टमर किस महीने में कितना कैश दे रहा होगा। कभी कभी कंपनी पैसा कहीं इन्वेस्ट करके बैठ जाती है। इन्वेस्टमेंट करने पर कंपनी को इंटरेस्ट इनकम हो जाती है, और अगर वो इंटरेस्ट इनकम आपको कैश में रिसीव्ड हो रही है, वो आप यहां लिख लो भाई। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कभी कभी कंपनी ये कहती है हम अपने पुराने एसेट बेचेंगे,
बेचकर कुछ कैश इनफ्लो हमें मिलेगा। जिस महीने वो इनफ्लो आने की उम्मीद हो उसे उस महीने में लिख दो। इन शॉर्ट, जहां जहां से भी कैश आने की उम्मीद हो उन सब को उस मंथ में ले लो। ये आपकी मंथ वाइज इनफ्लो साइड बन गई। जो कैश आने की उम्मीद है उसमें से कुछ ना कुछ कैश चला भी जाएगा, जिसे आप आउटफ्लो या आप पेमेंट साइड कहते हैं। हाँ बेटा, पेमेंट्स में क्या क्या पेमेंट्स आ सकती हैं? सर आपकी कुछ, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मटेरियल की पेमेंट्स आ सकती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे लेबर को भी दे रही होगी, कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्शन ओवरहेड भी लग रहे होंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम किसी को फिजिकली पे नहीं करते, लाइक डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम। क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, लिहाजा वो कैश बजट में नहीं आएगा। हाँ, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं उसमें एक डेप्रिसिएशन बिल्कुल आएगा। सम टाइम कंपनी लोन लेके बैठी भी होती है, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही होती है। अगर आपने कोई लोन लिए में और लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी आप ले लो। सम टाइम कंपनी डिविडेंड दे रही होती है, किस महीने आपका डिविडेंड देने का इरादा है वो भी आप लिख लो भाई। सम टाइम कंपनी का इरादा एसेट परचेज करने का होता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फाइनली बेटा, जो भी आपके पास सवाल में पेमेंट्स हो उन्हें कैलकुलेट करके आप अपने पास लिख लो। ये आपकी सारी पेमेंट्स आ गई। अब आप इनफ्लो और आउटफ्लो को नेट कर लो, दो में से कोई एक बात होगी। या तो आपके पास आएगा सरप्लस या आपके पास आएगा डेफिसिट। इसके नीचे आप ले लो, अगर हो तो ओपनिंग बैलेंस। मान लो नया नया कारोबार है, पहले महीने में ओपनिंग कुछ नहीं होगा, तो बस यही हमारा बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। और जो जनवरी का क्लोजिंग होगा वो फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा। जो फरवरी का क्लोजिंग होगा वो मार्च का ओपनिंग बन जाएगा। नॉर्मली बेटा इस तरह से हम लोग अपने कैश के बजट को तैयार करते हैं। चले दोस्त, अब इसका भी जरा कोई रेलिवेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रुप में हैंड आउट भेज रहा हूँ।
चलिए बेटा, अब जो हैंड आउट दिया था इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ABC Limited started his business on 1st November 2004 with share capital of rupees 2 lakh. It received 1 lakh in enterprise grant from a regional enterprise company and has negotiated 325,000 from our local bank. At the commencement of the business, the company bought cutting and sewing machine costing 130,000 and fixture and fitting of rupees 11,000. ABC Limited will sell a small range of products, each with similar cost structure and sold at similar price. कंपनी मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है। कह रहा है सर, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी सेम है और हर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी सेम है। इनकी हर प्रोडक्ट 15 रुपए की बिकती है। कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है? लेबर 6.5 रुपीज की लगती है, डायरेक्ट मटेरियल 3.25 का लगता है, वेरिएबल ओवरहेड 1.5। फिक्स ओवरहेड्स आर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2,40,000 per annum paid monthly in advance and energy cost of rupees 115,200 are paid quarterly in arrear in February, May, August and November. Other fixed costs are estimated at 15,000 per month to be paid monthly. Forecast unit sales are as follows. नवंबर में इनका इरादा कोई यूनिट बेचने का नहीं है। दिसंबर में 20,000, जनवरी में 24,000 एंड सो ऑन। प्लान्ड प्रोडक्शन प्रोफाइल इज एज फॉलोस। नवंबर में ये 24,000 चीजें बनाना चाह रहे हैं, दिसंबर में भी 24,000, जनवरी में 22,000 एंड सो ऑन। 50% of sales are for cash. The remainder are for credit sale. All credit sales will be paid in the month following sale. भाईजान, आधी सेल ये कैश पे करता है, बाकी सेल ये क्रेडिट पे करता है। जिन लोगों को ये क्रेडिट पे सेल करेगा, उम्मीद कर रहा है उनके पैसे अगले महीने आ जाएंगे। मटीरियल परचेज आर पेड फॉर इन द मंथ इनकर्ड। मटीरियल का खर्चा जिस महीने होता है उसी महीने पे कर देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आर पेड इन द मंथ दे आर इनकर्ड। लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंस भी जिस मंथ इनकर्ड होता है उसी महीने पे कर देते हैं। बैंक चार्जेस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एट द रेट 1% पर मंथ, calculate on the closing balance at the end of the month. Interest is paid on the first working day of the following month. भाईजान, ओवरड्राफ्ट पर ये 1% का इंटरेस्ट पे करते हैं। ये वो इंटरेस्ट है जो महीने के आखिरी क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है, लेकिन पे कब होता है? अगले महीने की पहली तारीख को। इसका मतलब ये हुआ, जो इंटरेस्ट जनवरी में लगेगा वो फरवरी में पे होगा, जो फरवरी में लगेगा वो मार्च में पे होगा। रिक्वायर्ड प्रिपेयर मंथली कैश बजट फ्रॉम नवंबर टू मई। आपने भाईजान नवंबर से लेकर मई तक का महीनों के हिसाब से कैश का बजट बनाना है। कितने महीने हो गए भाई? 7 महीने। ठीक है सर, शुरू करते हैं। पहले जरा 7 कॉलम बनाने मंथ्स के। बजट हमें नवंबर से बनाना शुरू करना है।
चलिए दोस्त, मंथ वाइज कैश बजट बन रहे हैं। सबसे पहले इनफ्लो। इनफ्लो के लिए बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं 1 नवंबर को, और शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का इंटर करेंगे। चले भाई, पहली सोर्स हमें मिल गई, शेयर कैपिटल। बिजनेस शुरू करने के लिए नवंबर के महीने में 2 लाख रुपए का कैपिटल डाला जाएगा। आगे मजीद लिखा हुआ है, इट रिसीव्ड 1 लाख इन एंटरप्राइज ग्रांट फ्रॉम आर रीजनल एंटरप्राइज कंपनी। सर, इनको 1 लाख रुपए की कोई ग्रांट रिसीव्ड हो रही है किसी मुकामी इदारे की तरफ से। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको IS-20 तो पढ़ाने के लिए नहीं आया कि हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग पढ़ें। यहाँ सिंपल सी बात है, कंपनी को, बिजनेस को ग्रांट रिसीव्ड हुई है और आप बना रहे हो कैश का बजट। प्रैक्टिकल बात कर लें, ओ भाईजान, कैपिटल दो, लोन दो, ग्रांट दो, सदका दो, खैरात दो। कैश बजट में क्या माना जाएगा? बस इनफ्लो आ रहा है। ठीक है सर। तो बिजनेस शुरू करने के लिए किसी इदारे की तरफ से इनको ग्रांट भी रिसीव हुई है। अब वर्ड लिखा हुआ है रिसीव्ड हुई है, मतलब कैश आया होगा, हमने उसे भी कैश बजट में ले लिया। मजीद लिखा हुआ है, एंड हैज नेगोशिएटेड 325,000 फ्रॉम आर लोकल बैंक। ये क्या चीज है? लोन मिला है बेटा, वर्ड लिखा हुआ है नेगोशिएटेड। नेगोशिएट कहते हैं बातचीत करने को। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये निकल रहा है, इन्होंने किसी बैंक से 3,25,000 की उधार लेने की बातचीत की है। अब ये कौन सा उधार हो सकता है? अभी मैं सोच ही रहा था कि क्वेश्चन के लास्ट पैराग्राफ में मुझे उसका कोई रिलेशनशिप नजर आया। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और आप सबको मैं बोरिंग कॉस्ट में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेनी पड़ती है, इसके लिए बैंक से बातचीत करनी पड़ती है। मान लो बैंक ने आपको 3,25,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी, क्या 3,25,000 रुपए फिजिकली बैंक आपके हाथ में रख देगा? नो सर। हम क्या बोलेंगे, जरूरत अगर पड़ी 3,25,000 रुपए तक बैंक से ओवरड्रॉ ज्यादा निकाल सकते हैं। तो ये कैश फिजिकली नहीं आया होगा। और आगे चलो, बिजनेस शुरू करते ही मशीनें खरीद रहा है, आउटफ्लो। फिर सेल पर आ जाओ, कह रहे ऐसे हमारी सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, अपनी हर प्रोडक्ट 15 रुपए की बेचते हैं। आप बेचेगा कितना? इसके लिए आप सेकंड पैरा में आ जाओ। फोरकास्ट यूनिट सेल आ रहा है फॉलोज, हर महीने कितनी कितनी चीजें बेचेगा वो दिया हुआ है। अब यूनिट दिए हुए, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल सेल आ जाएगी। अब अगले सवाल, सर इसका पैसा कब आएगा? तो नीचे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पैरा में, 50% सेल कैश पर होगी, बाकी सेल क्रेडिट पर होगी, और क्रेडिट सेल वाले कस्टमर हमें अगले महीने पैसे दे देंगे। अब बेटा हमें ये मालूम करना पड़ेगा, सेल्स करके हर महीने कितना कैश हमारे पास आ रहा होगा। अब चाहे वो कैश वाली सेल हो या क्रेडिट वाली सेल हो। चले भाई, रेफर वर्किंग नंबर 1। जी सर जी।
क्या इनका इरादा नवंबर में सेल करने का है? नो सर। इनका इरादा कब से सेल करने का है? दिसंबर। दिसंबर में कितनी यूनिट बेचेगा? 20,000 चीजें बेचेगा, और हर चीज 15 रुपए की बेचेगा। 20,000 इंटू 15, 3 लाख। 3 लाख रुपीस की सेल ये दिसंबर वाले महीने में करेगा, जिसमें से आधी सेल कैश पे करेगा। 3 लाख का 50%, 150, ये कैश पे करेगा। जो सेल कैश पे करेगा उसका कैश उसी महीने आ जाएगा। बाकी सेल ये क्रेडिट पे करेगा, और जिनको क्रेडिट पे सेल करेगा वो अगले महीने पैसे दे देंगे। तो बाकी पैसे हमें कब मिलेंगे? जनवरी में। अब ये वर्किंग सिंपली क्या बता रही है? ये बता रही है दिसंबर में 3 लाख की सेल होगी, जिसका आधा कैश दिसंबर में ही आ जाएगा। बाकी कैश अगले महीने, फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल, वो आपका जनवरी में आ जाएगा। इसी तरह अब जनवरी में आ जाओ। जनवरी में कितनी चीजें बेचने का इरादा है? जनवरी में 24,000 चीजें, हर चीज 15 रुपए की बेचोगे। 360,000 की सेल जनवरी में करेंगे, जिसका 50% कैश जनवरी में आ जाएगा, 180,000, और बाकी कैश अगले महीने फरवरी में आ जाएगा। अब आ जाओ फरवरी में। फरवरी के अंदर हमने 24,000 की सेल करनी है, फिर 360,000 की सेल होगी, जिसका 50% कैश 180 फरवरी में आ जाएगा। बाकी 50% कैश 180 वो मार्च में आएगा। देन हम लोग 22,000 चीजें मार्च में बेचेंगे, हर चीज 15 रुपए की बेचेंगे। 330,000 की सेल मार्च में होगी, जिसकी 50% पैसा मार्च में आ जाएगा, 165,000। बाकी 165,000 अप्रैल में आएंगे। फिर हम अप्रैल में सेल करेंगे। अप्रैल में 26,000 चीजें बेचेंगे, हर चीज 15 रुपए की बेचेंगे। 20,000 है, सॉरी, 20,000, हर चीज 15 रुपए की, 3 लाख, जिसका 50% कैश अप्रैल में आ जाएगा, 150। बाकी 50% कैश मई में आ जाएगा। फाइनली अब हम लोग कुछ सेल मई में करेंगे। मई में हमें 26,000 चीजें बेचनी है, हर चीज 15 रुपए की बेचनी है, 390,000, जिसका 50% कैश मई में आएगा, 195। बाकी 50% कैश जून में आएगा, और जून हमारे बजटेड पीरियड में कवर नहीं हो रहा। हमें ज्यादा से ज्यादा कैश की पोजीशन मई तक की निकालनी है। ये है वो कैश जो हर महीने सेल्स करके हमें आता हुआ महसूस हो रहा है। अब आप इनका सम ले लीजिए। पहले महीने में कोई कैश नहीं आएगा, दूसरे महीने में 150,000 का कैश आएगा, फिर 330,000 का कैश आएगा, फिर 360,000 का कैश आएगा, 345, 315, 345। बेटा ये है वो कैश जो हर महीने हमें आता हुआ महसूस हो रहा है, कैश के सेल्स के जरिए।
चलो बेटा क्वेश्चन के अंदर मजीद आगे नजर डालते हैं, क्या कहीं और से हमें कैश आता हुआ नजर आ रहा है? सर नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है फिक्स ओवरहेड और प्रॉपर्टी एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है। फिर इसका ये मजीद लिखा हुआ है एनर्जी कॉस्ट भी है, ये भी कॉस्ट है, पेमेंट। मजीद लिखा हुआ है अदर फिक्स कॉस्ट भी है, ये भी पेमेंट। लास्ट पैरा में लिखा हुआ है मटेरियल जितना परचेज करते हैं उसी महीने पैसे दे देते हैं, ये भी पेमेंट। वेरिएबल और लेबर की भी पेमेंट आ रही है, इंटरेस्ट की भी पेमेंट आ रही है, यानी कहीं और से कोई और कैश आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए बेटा जरा अजान की आवाज आ रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए दोस्त रिसीट साइड का सम ले लेते हैं। नवंबर के महीने में 3 लाख का कैश आने की उम्मीद है, दिसंबर में 150, जनवरी में 330, फिर 360, फिर 345, फिर 315, फिर 345, चलिए दोस्त अब आ जाइए आउटफ्लो के अंदर। बिजनेस में सिर्फ कैश आता ही नहीं है, जाता भी है। अब देखते हैं इस नए बिजनेस में कहाँ कहाँ कैश जाता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है बिजनेस कमेंस करते ही, शुरू करते ही इन्होंने कुछ कटिंग और सेइंग की मशीनें खरीदी हैं 130 की। चलें सर, पहला पॉइंट परचेज ऑफ मशीन, और लिखा हुआ है बिजनेस शुरू करते ही, शुरू तो नवंबर में कर रहे हैं। अब पैसे कब देंगे ये नहीं बताए। जब ना बताए ना, इसका एक ही मतलब है जिस वक्त खरीद रहे हैं उसी वक्त दे रहे होंगे। अगर उसके अलावा किसी और टाइम पर दे रहे होते आपको बता नहीं देते। सर 1,30,000 का कैश मशीनों को परचेज करते वक्त
हमें पे करना पड़ेगा। मजीद लिखा हुआ है बिजनेस शुरू करते ही फिक्चर और फिटिंग भी लेने 11,000 के। परचेज ऑफ फिक्चर्स 11,000 की पेमेंट इनके लिए भी आपको करनी पड़ेगी। मजीद लिखा हुआ है फिक्स ओवरहेड आर प्रॉपर्टी एक्सपेंस ऑफ 2,40,000 पर एनम। अच्छा, इसमें को बढ़ा रहा है कॉस्ट, लेबर, मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अब जरा सा बेटा कॉस्टिंग का बेनिफिट लेना। मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल ओवरहेड उसका तो नाम ही कौन है, वेरिएबल। यानी ये तीनों कॉस्ट वेरिएबल नेचर की है। और अच्छी बात क्या है, तीनों की पेमेंट पॉलिसी भी सेम है। लास्ट पैरा में आ जाओ। मटेरियल जिस महीने खरीदता है उसी महीने पे कर देता है, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड जिस महीने खर्च होते हैं उसी महीने पे कर देता है। तीनों वेरिएबल है, प्रोडक्शन के साथ बढ़ जाएंगी, प्रोडक्शन के साथ गिर जाएंगी, और जिस महीने वो खर्चा होता है उसी महीने हम पे भी कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, तीनों को अलग अलग दिखा दो, चाहो तो मिला के दिखा दो, क्योंकि पेमेंट पॉलिसी तीनों की सेम है। अगर मिला के दिखाओगे इस तरह दिखा दो, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एट द रेट, तीनों का सम ले लो, 6.5, 3.25, 1.5, 11.25, 11 रुपए 25 पैसे के हिसाब से हमारी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी एक चीज के ऊपर। अब इसके लिए हमें सेल नहीं देखनी, क्योंकि कॉस्ट उन चीजों पे लगती है जो आप बनाते हो, हमें प्रोडक्शन देखनी है। अब आपका इरादा नवंबर में कितनी चीजें बनाने का है, 24,000 चीजें आप बनाओगे। हर चीज बनाने में 11 रुपए 25 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, और ये कॉस्ट जिस महीने लगेगी उसी महीने आप पे कर दोगे। तो 24,000 इंटू 11.25, 2,70,000। नेक्स्ट मंथ 270, फिर 247,500, फिर 230, 225,000। नेक्स्ट 292,500। नेक्स्ट 292,500, 315,000। सर इतनी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास हर महीने पे होगी, पे इतना कैश चला जाएगा। चले भाई, स्टार्ट से फिर आ रहा हूं। कॉस्ट के नीचे लिखा हुआ है फिक्स ओवरहेड आर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस ऑफ 2,40,000 पर एनम एंड पेड मंथली इन एडवांस। भाईजान फिक्स ओवरहेड भी है, जो कि प्रॉपर्टी के खर्चे हैं 2,40,000 पर एनम, और ये हमें पे करने होते हैं महीने के महीने, और एडवांस में पे करने होते हैं। ठीक है सर, एडवांस और एरियर तो आप समझते ही हो। एडवांस मतलब महीने के शुरू में, एरियर मतलब महीने के आखिर में। फिक्स्ड प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस 2,40,000 सालाना। ठीक है, हमें चाहिए पर मंथ डिवाइडेड बाय 12, एक महीने के कितने हो गए, 20,000। अब होगा क्या, जो नवंबर की कॉस्ट है वो नवंबर के शुरू में पे कर दूंगा, लेकिन 12 नवंबर में ही पे करूंगा ना। जो 20,000 नवंबर में पे होंगे, 20,000 दिसंबर के शुरू में, 20,000 जनवरी के शुरू में, और इस तरह हर महीने के स्टार्ट में हमें 20,000 की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी।
फिर इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है एनर्जी कॉस्ट भी हमारी है 1,15,200। ये हमें क्वार्टरली पे करनी होती है, लेकिन एरियर में फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ठीक है, बट एनर्जी कॉस्ट आप समझते ही हो, फ्यूल, पावर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इस किस्म की कॉस्ट को हम एनर्जी कॉस्ट कहते हैं। एनर्जी कॉस्ट हमारी है 1,15,200, लेकिन ये हमें क्वार्टरली, क्वार्टर के क्वार्टर पे करनी है एरियर में। लेकिन यहाँ पे एरियर में जरा सा घुमा रहा है। ठीक है सर, एरिया का मतलब पहले बोर्ड पे था, जो नहीं समझ में आ रहा है पहले बोर्ड पे देखना। नवंबर में कारोबार शुरू करा, नवंबर में बिजली इस्तेमाल करूंगा, पैसे नहीं दूंगा। दिसंबर में बिजली इस्तेमाल करूंगा, पैसे नहीं दूंगा, तीसरे महीने में दे दूंगा। वो कह रहा है ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर कैसा है? कह रहे सर ये जो एरियर वाली पेमेंट कर रहे हैं, ये इस तरीके से कर रहे हैं, पहली पेमेंट करेंगे फरवरी में, दूसरी पेमेंट करेंगे मई में, तीसरी पेमेंट करेंगे अगस्त में, और फिर करेंगे नवंबर में। ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी इस्तेमाल करूंगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक क्वार्टर पूरा हो गया। जब वो क्वार्टर पूरा हो जाएगा, पैसे कब दूंगा? फरवरी में, क्योंकि डेट मेंशन है कि पेमेंट फरवरी में करनी है। 1,15,200 की पेमेंट फरवरी के महीने में करूंगा। इसी तरह फरवरी में बिजली इस्तेमाल करूंगा, पैसे नहीं दूंगा। मार्च में बिजली इस्तेमाल करूंगा, पैसे नहीं दूंगा। अप्रैल में भी इस्तेमाल करूंगा, पैसे नहीं दूंगा। फिर कब दूंगा? फिर मई में दूंगा। 1,15,200। तरतीब आगे देखना। मई, जून, जुलाई के पैसे कब दूंगा? अगस्त में लिखा हुआ है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के पैसे कब दूंगा? नवंबर में। लेकिन वो नवंबर ये वाला नवंबर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इस वाले नवंबर में तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। वो नवंबर कौन सा होगा? जब एक साल का साइकिल पूरा होगा। जो अगला नवंबर आएगा उसमें भी एक पेमेंट हो रही होगी। चले भाई, इसी पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है अंदर फिक्स कॉस्ट भी है, जो 15,000 पर मंथ है, टू बी पेड मंथली, महीने के महीने देनी है। अब ये आ गई हमारी अदर फिक्स्ड कॉस्ट, जो 15,000 पर मंथ खर्च होती है, और ये जिस महीने खर्च होती है, ये कॉस्ट उसी महीने हमें पे करनी पड़ती है। और आगे चलो, इसके बाद बेटा आ रहा है यूनिट सेल्स। सेल्स से हम सेल की फिगर निकाल चुके हैं। प्रोडक्शन से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर निकाल चुके हैं। नहीं, एरिया का मतलब नॉर्मली ये निकलता है उस महीने के आखिर में, लेकिन उसने महीने मेंशन कर दिए। यानी पहले एक क्वार्टर खत्म होगा, 3 महीने गुजरेंगे, चौथे महीने में पेमेंट होगी। फिर 3 महीने गुजरेंगे, चौथे महीने में पेमेंट होगी। कौन से वाले मंथ में? मंथ के स्टार्ट में करे, एंड में करे, मंथ तो वही होगा ना। नहीं होंगे ना 4 महीने। ये देखो, यहां से लेकर यहां तक की बिजली इस्तेमाल करी, कितने महीने हो गए? 3 महीने। होना क्या चाहिए था? इन 3 महीनों के पैसे तीसरे महीने के आखिर में दे देते, ये होना चाहिए था। लेकिन महीना उसने मेंशन किया हुआ। उसने क्या बोला? एरियर। एरियर मतलब क्या हुआ? सर हम बाद में देंगे। भाई कितना बाद में दोगे? उसने कहा ये पैसे हम देंगे फरवरी में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बिजली के पैसे जनवरी तक के
वो फरवरी में देंगे, हो गया एरियर। फिर फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने के पैसे हम मई में देंगे, मई जून जुलाई के पैसे अगस्त में देंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर के पैसे नवंबर में देंगे। तो क्वार्टर खत्म होने के बाद एरियर में दे रहे हैं। चले भाईजान, हम ले देकर एक पॉइंट बचा लास्ट पैरा, बैंक चार्जेस भी है ओवरड्राफ्ट पे। अगर हमने ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल करा तो बैंक हमसे 1% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और क्लोजिंग बैलेंस में चार्ज कर रहा है, जो अगले महीने की पहली तारीख को हमें पे करना है। इसका एक मतलब जो मेरी समझ में आ रहा है, अच्छी बात, अगर नवंबर में इंटरेस्ट लगा, अगर वो नवंबर में पे नहीं करना है, नवंबर का इंटरेस्ट कब पे करना है, वो दिसंबर में पे करना है। हम यहां पर हम लेके जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? पहले महीने में ओवरड्राफ्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है क्लोजिंग बैलेंस पे। लगेगा पे कब होगा? अगले महीने की पहली तारीख को। तो इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नवंबर में नहीं होगी, बाकी कुछ हमने छोड़ा नहीं। अब यहां पे एक काम आप कर लो, नवंबर का महीना कंप्लीट हो चुका है, नवंबर की पेमेंट्स का सम निकाल लो, 446,000। अब नवंबर में कैश कितना आने वाला है? नवंबर में 3 लाख रुपए का कैश आने वाला है। एक्सपेंस कितना होने वाला है? कैश कितना जाने वाला है? 446। क्या बचेगा? 146,000 की कमी पड़ेगी, माइनस में आ रहा है। तो यहां मैंने इसके आगे दोनों चीजें लिख दी, सरप्लस स्लैश डेफिसिट। अब पहले नवंबर को कंप्लीट कर लो। नवंबर में इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। अब हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई हो तो। सर नया बिजनेस है, ओपनिंग में कुछ भी नहीं है। अब यहां से निकल आएगा क्लोजिंग बैलेंस, 146,000 का नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हमें क्या बता रहा है? तो ये नेगेटिव ये बता रहा है नवंबर में पैसे कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। और अगर सब कुछ तुम वही सोच रहे हो जो तुम चाह रहे हो ऐसा हो जाए, तो तुम्हारे पास 146,000 का कैश कम पड़ेगा। ये कैश तुम कहां से निकालोगे? ये तुम ओवरड्राफ्ट से निकालोगे। ओवरड्राफ्ट वाला 1% का इंटरेस्ट मार देगा, जो तुम्हें अगले महीने की पहली को पे करना है। 146,000 का 1%, 1460। 1460 का इंटरेस्ट नवंबर में लगेगा, लेकिन पे कब होगा? दिसंबर की पहली तारीख को। ये एक्सपेंस किस महीने का है? नवंबर का। पे किस महीने हो रहा है? दिसंबर में। अब आप दिसंबर की पेमेंट्स का सम निकाल लो, 306460 नेट कर लो, 156,460 नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। सर दिसंबर का महीना भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। दिसंबर में भी हमारे पास इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। ठीक है सर। अब पिछले महीने का क्लोजिंग इस महीने का ओपनिंग बनेगा 146,000 नेगेटिव, तो क्लोजिंग भी नेगेटिव ही बनेगा, 302460 नेगेटिव। सर दूसरे महीने में
1,56,000 नए ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी और 1,46,000 का ओवरड्राफ्ट पहले से निकला हुआ है। जैसे क्लोजिंग आया 302, एज अ बिजनेसमैन ये बजट देखकर मेरी घबराहट शुरू हो गई। घबराहट ये नहीं है 3 लाख, नहीं नहीं नहीं, घबराहट कुछ और है। यार ये इसी तरह बढ़ता रहा तो इतनी तो लिमिट भी नहीं है अपने पास। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था, हमने लिमिट कितनी ली हुई है, 3,25,000 की तो लिमिट है हमारे पास। चले भाई, दूसरे मंथ में भी हम नेगेटिव होंगे। अब इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा 1%, 3025 राउंड ऑफ करके चलो। हम तीसरे महीने के पेमेंट्स का सम ले लो, 285525 नेट कर लो, 44475 पॉजिटिव नेगेटिव, इस बार पॉजिटिव है। तीसरा महीना बिजनेस के लिए अच्छा लग रहा है, कैश का इनफ्लो अच्छा है, आउटफ्लो कम है, लेकिन पिछले महीने से ऑलरेडी नेगेटिव चला रहा है। 302460 ओवरड्राफ्ट चला रहा है। 3 लाख का उधार हम पर पहले से बाकी है और 44,000 हमारे अपने पॉजिटिव, नेट होकर अभी भी हम उधार में ही होंगे। 257985 नेगेटिव, अभी भी मामला बुरे चल रहे होंगे, हम अभी भी ओवरड्राफ्ट पर अपना खर्चा खींच रहे होंगे। अब इस पर 1% इंटरेस्ट लगेगा जो अगले महीने पे करना है, 2580। अब इन पेमेंट्स का सम ले लें, 377780। अब आप इनको नेट कर लें, 17780 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। 257985 नेगेटिव पहले से चला रहा है, 2402 बेटा मैं तो पूछूं, मैं तो ऊपर देख भी नहीं रहा। मैं तो ये नेगेटिव है ये। चले भाई ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव नंबर दोनों को ऐड कर लें तो हमारा उधार और बढ़ जाएगा, 275765 नेगेटिव। अब इस पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा, 2758। नाउ पेमेंट्स का सम, 330258। जी सर, नेट करके 14, बस चेक कर लो यार, यही है। तू भी है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पिछले महीने का ओवरड्राफ्ट नेगेटिव चला रहा है, 275765। क्या बचा, 261023 नेगेटिव। अब इस पे 1% इंटरेस्ट लगेगा, 2610। नाउ पेमेंट्स का सम, 296261 नेट।
15,110 111 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है, यही फिगर है भाई कि नहीं है? वन एट 739, बस 739, नेगेटिव पॉजिटिव 261,023, नेगेटिव 24,2284, नेगेटिव। फाइनली हमारा आखिरी मंथ आया, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। कौन सी बेटा? बेटा मेरी नहीं है फिगर, जो आप बता रहे हो तो वो लिख रहा है। वो कहने से था पेमेंट्स का टोटल रीचेक करवा ले, थोड़ा गलत है बेटा। क्या हो गया, आप सब मिलके भी टोटल नहीं कर पा रहे? हाँ जी, कितना आ गया? 330,110, 15,110 नेगेटिव। क्लोजिंग क्या बचा? 276,133 नेगेटिव। यही है भाई। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 2,761। नाउ पेमेंट्स का सम 467,961, नेट 122,961, नेगेटिव 276,133, नेगेटिव पहले से चला रहा है। 289, कितना है भाई? 399,094, नेगेटिव। सवाल में हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। अगर सब कुछ वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तो मई खत्म होते होते हम लोग 399 के ओवरड्राफ्ट में आ चुके होंगे। और इतनी तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी नहीं है हमारे पास। समझ में आ रही है बात? क्या करें सर? ठीक है, अब देखो सवाल में था प्रिपेयर कैश बजट, इतना ही आता है पेपर में, कमेंट वमेंट नहीं मांगता। चलो ऐसे ही टाइम पास करते हैं, ठीक है? कमेंट करते हैं, ये इस बिजनेस में इतने बुरे हालात क्यों हैं? सर जी क्या ना कहते हैं? अगर जून में देना होता तो बेटा यकीनन फिलहाल तो जो फिगर आ रही है उसी पे कैलकुलेट करते, हमारी वर्किंग के हिसाब से। ठीक है, इतनी लिमिट नहीं है, लेकिन वर्किंग तो इसी पे करते। आप जरा समझना, इस बिजनेस के अंदर आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये इतनी ज्यादा कैश की शॉर्टेज का शिकार है? ठीक है, आप जरा समझना मेरी बातों को बेटा प्लीज। हाँ, कहा यह जाता है एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो अपना कैश जल्दी निकालता है और दूसरे का पैसा थोड़ा सा डिले करके देता है। बात को नेगेटिव मत लेना, मैं कोई अनएथिकल चीज नहीं सिखा रहा हूं। ये नहीं ऐसा समझ गए अगले के पैसे दबा के बैठ जाओ,
जब तक वो रोएगा नहीं, माफिया नहीं मांगेगा, पैसे नहीं देंगे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी। अपने पैसे जल्दी निकालता है, इसको कहते हैं डेटर मैनेजमेंट। दूसरे के पैसे थोड़ा डिले करके देता है, इसको करते हैं क्रेडिटर मैनेजमेंट। अच्छा सर, ठीक है। वो दोनों बातें यहां पे नजर नहीं आती। सर वो कैसे? पॉलिसी देखो, मटेरियल जिस महीने खरीदता हूं उसी महीने पैसे ले लो। लेबर से जिस महीने काम करवा रहा हूं उसी महीने पैसे ले लो। ओवरहेड जिस महीने लग रहा है उसी महीने पैसे ले लो। अबे भाई, सबके पैसे तो उसी महीने भर रहा है, तेरे पैसे कब आ रहे हैं? आधे अभी आते हैं, आधे अगले महीने आते हैं। बस भी तू रोता ही रहे बस तू। औरों के पैसे तू जल्दी जल्दी दे रहा है, अपने पैसे लोग तेरे रुक रुक के दे रहे हैं। तो भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो होगी ना बेटा। देखो इसमें, अब जो एग्जांपल देने जा रहा हूं, बात को पकड़ना नहीं है। हर बिजनेस के अपने नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स के हिसाब से बिजनेस की वर्किंग की पूरी रिक्वायरमेंट बनती है। बात पकड़नी नहीं है हाँ? आ जाओ टीएसए में। बात पकड़नी नहीं है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ बार बार। अभी आप सितंबर में एडमिशन ले रहे हो, टीएसए और इस जैसे जितने कॉलेज है, सब क्या बोलते हैं? पूरे सेमेस्टर की फीस एडवांस में देनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है बेटा। आप सब ने सेमेस्टर की फीस, 6 महीने की फीस सितंबर में दे दी। अब ये 6 महीने आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप आओ, तैयारी करो, पढ़ते जाओ, और अल्लाह का नाम लेके मार्च में पेपर दे दो। लेकिन अब जरा टीएसए की मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन के सोचो। अबे यार, सारा कैश 6 महीने का, 6 महीने पहले ही आ गया। अब पता है जो पैसे दे रहा हो इसमें क्या है, समझना जरा। इसमें वो पैसे हैं जो टीचर्स को अगले 6 महीने में देने पढ़ाने के। ये तो नहीं होगा ना, आपने पैसे एडवांस में दिए, टीचर को भी 6 महीने के एडवांस में दे दिए, बिजली के बिल भी 6 महीने के एडवांस में भर दिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। ये क्या बोलेंगे, इतना सारा कैश आ जाता है हर 6 महीने बाद, जबकि खर्चे वो स्मूथ है। बिजली के बिल थोड़े थोड़े करके हर महीने पे करने, टीचर के पैसे थोड़े थोड़े करके हर महीने पे करने, स्टाफ की सैलरी थोड़ी थोड़ी करके हर महीने पे करनी है। तो अगर दिमाग खोल के सोचो, इस जैसे कारोबार वालों को क्या सोचना पड़ता होगा, यार इस कैश के साथ हम करें क्या? ऑप्शन वन, ऐसे ही रख के बैठ जाओ। अबे रखे रखे कैश ने किसी को कमा के दिया है आज तक? समझ में आ रही है बात? क्या सोचो, अभी से इसको कहीं पर क्या करो, इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, ये कैश कहीं पर इन्वेस्ट हो जाए और कुछ आपको कमाने का मौका मिल जाए। और जैसे जैसे जरूरत हो, इन्वेस्टमेंट्स में से पैसे निकालते रहो, अपने यूज में लाते रहो बेटा। अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो पैसे जल्दी निकालता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये अपने पैसे थोड़ा थोड़ा देर से आ रहा है, दूसरे के पैसे ये वक्त से पहले दे रहा है। यही वजह है जब आप जाओगे मार्केट में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो जब कहते हैं मार्केट, मार्केट का ट्रेंड क्या है? मान लो मार्केट में सब लोग 6 6 महीने का उधार देते हैं। मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा 6 महीने का उधार, सारा पैसा फंस जाएगा मेरा। इसने क्या बोला, मार्केट से हटके कारोबार करके दिखा दे। भाई कस्टमर मुझसे नहीं लेगा, किसी और से ले लेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, भाईजान बैकअप जरा सॉलिड होनी चाहिए अपनी। अगर 6 6 महीने का उधार दूंगा, अपने खर्चे कहां से पूरे करूंगा? तो मेरे पास बैकअप में ठीक ठाक कोई सॉलिड प्लान होना चाहिए। मार्केट में कोई उधार दे ही नहीं रहा, मैं भी नहीं दूंगा। मार्केट किसी को उधार ही नहीं दे रही, कैश में माल उठाओ, तो मुझे उधार कौन देगा? लेकिन सर फिर भी कोई तो टेक्निक होती होगी, ये डेटर को मैनेज करने की, क्रेडिटर को मैनेज करने की। बहुत टेक्निक है बेटा, फाइनल में पढ़ना बीएफटी के अंदर। सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, डेटर को डिस्काउंट कर लो, ठीक है, उसकी फैक्टरिंग करवा लो, रिकोर्स फैक्टरिंग भी करवा लो, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग भी करवा लो, जो आपका दिल करे। फिर ये फैक्टरिंग क्या होती है? कुछ कंपनीज ऐसी हैं उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो ढूंढते हैं कोई आए हमसे पैसा का इस्तेमाल बताए। बेस्ट एग्जांपल बैंक्स, पैसा ही पैसा। दूसरा एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है, लोग 1,000 गाड़ियां इंश्योर करवा रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम रख के बैठे में इंतजार कर रहे हैं, अगर गाड़ी चोरी हो गई तो पैसे देने, वरना नहीं देने। ज्यादातर कैश ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या करें इस कैश का? आप पहुंच गए, सर मैं उधार पे कस्टमर को माल बेचता हूं। जब तुम्हारी मर्जी, मेरे पास डेटर हैं, डेटर 1 करोड़ के डेटर हैं,
इनका पैसा अगले महीने आने वाला है, क्या चाहते हो? 1 करोड़ हमें अभी दे दो। ये हम इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत कर रहे हैं, 1 करोड़ हमें अभी दे दो, 2% पे दे दो, डेटर से कैश आएगा तुम्हें दे देंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, अपना कैश बेकार पड़ा हुआ है, माजिद की कंपनी को दे दो। ठीक है, इनका डेटर पैसे देगा, ये हमें अगर डेटर से 100 रुपए आने वाले हैं, इनको 98 दे दो, और इनका डेटा कितने देगा? 100 रुपए देगा, 2 रुपए हम कमा लेंगे। मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, कैश की शॉर्टेज, उनका भी पैसा इन्वेस्ट हो गया। इसको कहते हैं फैक्टरिंग। डेटर को फैक्टर करवा देते हैं, किसी फैक्टरिंग कंपनी से बातचीत कर लेते हैं। अभी फैक्टरिंग भी 2 किस्म की होती है, तो ये बात डेटर को बताए ना बताए। अगर बता के करोगे रिकोर्स फैक्टरिंग, छुपा के करोगे नॉन रिकोर्स। समटाइम डेटर बुरा मान जाते हैं, तुम हमें मार्केट में बेच के आ गए, मतलब तो यही है ना, मैंने मिस्टर ए से पैसा लेना है, मिस्टर ए के नाम पे पैसा कहां से उठा लिया? किसी बैंक से उठा लिया। अरे मिस्टर ए को मैंने किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया। क्या बोला? पैसा ना दे मिस्टर ए, पहुंच जाना उसके घर पर, तुम जानो मिस्टर ए जाने। अब मिस्टर ए क्या बोलेगा? यार सामान लिया था माजिद से, पैसे मांगने कौन आ रहे हैं? बैंक के गुंडे आ रहे हैं। अब आप खुद बताओ, ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो फिर देखना पड़ता है कि आप रिकोर्स बताकर करना चाहते हो फैक्टरिंग, या छुपा के करना चाहते हो। ये सब बातें सीए फाइनल के अंदर है। टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है बीएफडी, जो आपके इसी एमएफए की एडवांसमेंट है। समझ में आ रही है बात? इसी बात को बदल के समझा रहा हूँ, आखिरी बात बस। पढ़कर आए थे आपका ऑपरेटिंग साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस डेटर टर्नओवर पीरियड माइनस क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल लेंदी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए? सर शॉर्ट, छोटे से छोटा हो, जल्दी जल्दी हमारा कैश बाहर निकले। आप अप्लाई करो। तुम्हारा डेटर 2-2 महीने में पैसे दे रहा है, डेटर टर्नओवर 2 महीने, और तुम अपने पैसे कब दे रहे हो? 1-1 महीने में। तो फिर आज पैसा लगाओ, अपना लगा हुआ पैसा अगर डेटर वक्त पे भी दे रहा है, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद तुम्हें रिकवर होगा। तो सर डेटर टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, क्रेडिटर टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जब भी तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल गिरेगा। चलो बेटा, अब एक बेसिक सवाल हो गया है, इंशाल्लाह अगली क्लास में इससे आगे बात शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज।